Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the concept of functions of advertising. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एडवर्टाइजिंग किन किन पर्टिकुलर फंक्शंस को मेनली फोकस करता है, क्योंकि जो एडवर्टाइजिंग के फंक्शंस हैं वो कंपनी के मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं। यानी कि जो कंपनी का मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव होता है उसके अकॉर्डिंग कंपनी अपने एडवर्टाइजिंग फंक्शंस को डिसाइड करती है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम एडवर्टाइजिंग के फंक्शंस को मेन इन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज द प्राइमरी फंक्शन, सेकेंड वन इज द सेकेंडरी फंक्शन एंड द थर्ड वन इज द अदर फंक्शंस। तो तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहले हम बात करेंगे अबाउट द प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी का मतलब जिनको पीरियोडिटी प्रोवाइड की जाती है। हम उन पर्टिकुलर फंक्शंस को फॉलो करेंगे, यहाँ पर उनके बारे में डिस्कशन करेंगे जिनको पीरियोडिटी पर रखा जाता है। द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू हेल्प द मिडिलमैन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करती हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज अपने प्रोडक्ट को रिटेल चेन के मीडियम से सेल करती हैं, यानी कि कन्वेंशनल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू प्रोडक्ट को मार्केट में कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराती हैं। और इसके लिए उन्हें डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट्स का यूज़ करना पड़ता है, जैसे होलसेलर्स, रिटेलर्स, सेमी होलसेलर्स, ऐसे बहुत सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं या मिडिल मैन होते हैं जिनके थ्रू ये अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। अब होता क्या है कि जब प्रॉपरली प्रोडक्ट एडवर्टाइज्ड होता है तो मार्केट में उसके बारे में कंज्यूमर्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है, एक उनका पॉजिटिव एटीट्यूड ऑलरेडी मेंटेन होता है और उस पर्टिकुलर पॉजिटिव एटीट्यूड के बेसिस पर वो मिडिल मैन से डायरेक्टली प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो मिडिल मैन हैं उनको ऐसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स तक सेल करने में बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना होता है। सिंपली कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं उनसे प्रोडक्ट को और उन्हें उसे सेल कर देना होता है। तो इस तरीके से मिडिल मैन की हेल्प करना ये इसका सबसे पहला और मेन फंक्शन है, क्योंकि जितना इंटरमीडिएट्स पर डायरेक्टली कस्टमर्स अवेलेबल होगा उतनी ही प्रोडक्ट की सेल लगातार इंक्रीज होती चली जाएगी और मिडिलमैन को कम से कम एफर्ट्स करने होंगे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। सेकेंड वन इज द टू इंक्रीज सेल्स को इंक्रीज करना, क्योंकि जब मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल होता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो आप प्रोडक्ट को बहुत कम क्वांटिटी में सेल कर पाते हो। लेकिन जब एडवर्टाइजमेंट को फॉलो किया जाता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो आपके टारगेटेड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स में काउंट होते हैं उनको फोकस करते हुए एडवर्टाइजमेंट को फोकस किया जाता है। इसके बेसिस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, उनका एटीट्यूड चेंज होता है प्रोडक्ट के बारे में और फिर वो उसको परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बेसिस पर कंपनी अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने में सक्सेसफुल हो पाती है। तो ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है कि कंज्यूमर्स को इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराना और इस तरीके से उनके एटीट्यूड को कन्वर्ट करना, उनको रीइंफोर्स करना उनके बिहेवियर को, जिससे कि वो प्रोडक्ट की परचेजिंग को एंश्योर कर सके। ये पर्पज होता है एडवर्टाइजिंग का, जिसके बेसिस पर कंपनी की सेल को इंक्रीज किया जा सके। तो ये सेकंड मेन फंक्शन होता है एडवर्टाइजिंग का। थर्ड फंक्शन क्या है एडवर्टाइजिंग का, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ऑब्वियस है, जब सेल्स में लगातार इंक्रीमेंट होगा तो पर्पस तो ये है कि मार्केट में डिमांड को क्रिएट करना। जब लगातार डिमांड क्रिएट होगी प्रोडक्ट की तो उसके बेसिस पर सेल्स भी लगातार इंक्रीज होगी, नए नए मार्केट्स में कंपनी एंटर करेगी, नए नए कस्टमर्स को अटैच करेगी अपने साथ में, और जब लगातार कस्टमर बेस कंपनी का बढ़ता चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका प्रोडक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि बढ़ी हुई डिमांड के साथ उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा। तो इस तरीके से कंपनी बढ़े हुए सेल के बेसिस पर, बढ़ी हुई डिमांड के बेसिस पर प्रोडक्शन को भी लगातार इंक्रीज करती चली जाती है। ओके, नेक्स्ट वन इज टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक के कॉन्फिडेंस को विन करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब तक कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में और कंपनी के बारे में पब्लिक के बीच में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप नहीं होगा, उनके बीच में एक कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा कि हाँ ये कंपनी है जो उनकी बेसिक नीड को या उनकी जो भी पर्टिकुलर नीड है उसको प्रॉपरली कंप्लीट कर सकती है और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। जब ऐसा कॉन्फिडेंस उनके बीच में डेवलप नहीं होगा तब तक कंपनी प्रॉपरली मार्केट में ऑपरेट नहीं कर पाएगी। तो ये एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर अपनी इमेज को इस तरीके से डेवलप करती है जिससे कि पब्लिक के कॉन्फिडेंस को ये जीत सके और पब्लिक के बीच में अपनी एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन को मेंटेन कर सके। ठीक, नेक्स्ट प्राइमरी फंक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स। एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को तो सेल करते ही करते हो, इसके साथ साथ उनसे प्रॉपर फीडबैक लेते हो और उनकी
नेक्स्ट नीड्स और वांट्स को जानने की कोशिश करते हो और उसके अकॉर्डिंग लेटेस्ट प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बेसिस पर वर्कआउट करते हो। तो कुल मिला के जो एडवर्टाइजिंग है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को सेल तो करती है, उसकी सेल को इंक्रीज करती है, इसके साथ साथ नए गुड्स के प्रोडक्शन के लिए डोर्स को भी ओपन करती है। ये भी इसका एक मेन प्राइमरी फंक्शन है। एंड द लास्ट प्राइमरी फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग इज क्रिएशन ऑफ गुडविल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर कि जब मार्केट में लगातार कंपनी के प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया जाता है और उसके बेसिस पर कंपनी की इमेज लगातार चेंज होती चली जाती है, कंज्यूमर्स का एटीट्यूड पॉजिटिव होता चला जाता है, तो कंपनी की गुडविल भी लगातार स्ट्रांग होती चली जाती है। क्योंकि आप जो प्रॉमिस करते हो वही प्रोडक्ट के फॉर्म में आप कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराते हो, और जब कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं आपके एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर, और जब वो इसको प्रॉपरली वही पाते हैं जैसा कि आपने प्रॉमिस किया था, तो वो आपके प्रोडक्ट को अगेन एंड अगेन यूज़ करने लगते हैं और आपके लॉयल कस्टमर्स बन जाते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी गुडविल मार्केट में लगातार इंक्रीज होती चली जाएगी और आपकी ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जिसके बेसिस पर फ्यूचर में आप लगातार प्रॉफिट को अर्न करते रहते हो। कभी भी आपकी सेल डाउन पोजीशन में नहीं आती है। ओके, तो ये तो बात हो गई अबाउट द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब हम बात करेंगे अबाउट द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। क्या क्या इसके सेकेंडरी फंक्शंस हैं, इसको भी मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा है। द वेरी फर्स्ट सेकेंडरी फंक्शन इज हेल्पफुल इन डिस्ट्रीब्यूशन। गुड्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बेसिस पर आप गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं एडवर्टाइजिंग, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के बेसिस पर उन पर्टिकुलर स्टेप्स को आप फॉलो करते हो जिसके बेसिस पर कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट आसानी से अवेलेबल हो सके। क्योंकि जब आप प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हो तो कंज्यूमर्स को क्विकली वो प्रोडक्ट चाहिए होता है, और इसको आप उस पर्टिकुलर प्लेस पर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ के बेसिस पर अवेलेबल कराते हो और उसकी प्रेजेंस को उस पर्टिकुलर प्लेस पर इंश्योर करते हो जहां कस्टमर्स को एक ही रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक, नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कंज्यूमर्स को प्राइस के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में आप जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहे हो उसके प्राइस में भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराते हो कि किस प्राइस में आपके प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होंगे, जिसके बेसिस पर क्या होता है, परचेजिंग डिसीजन को फॉलो करना आसान हो जाता है कंज्यूमर्स के लिए। नेक्स्ट वन इज द रिड्यूसेस द रिस्क। आपने एडवर्टाइजमेंट को फोकस नहीं किया, सेल के चांसेस बहुत कम रहते हैं उस केस में, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है मार्केट के अंदर। लेकिन जब आप एडवर्टाइजमेंट को फोकस करते हो तो आपकी सेल लगातार इंक्रीज होती चली जाती है, क्योंकि कंज्यूमर्स को इन्फॉर्मेशन होती है, उनको आप परसुएसिव वे में फॉलो करते हो, जिसकी वजह पर आपकी सेल लगातार इंक्रीज होती है। जब सेल इंक्रीज होगी लगातार तो आपका जो रिस्क है वो लगातार रिड्यूस होता चला जाएगा। सेल नहीं होगी तो रिस्क लगातार बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अगर सेल होती चली जाएगी तो आपका जो रिस्क है वो भी रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि सेल बढ़ने से आपके रेवेन्यू बढ़ेगा और रेवेन्यू बढ़ने से प्रॉफिट के बढ़ने के चांसेस लगातार बढ़ते चले जाते हैं। इसी वजह से रिस्क लगातार रिड्यूस होता चला जाता है। नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल इन कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में अगर आप प्रॉपर्ली अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहते हो तो आपको एडवर्टाइजमेंट तो फोकस करना ही होता है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में, अगर प्रोडक्ट के बारे में, आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर्स को इन्फॉर्मेशन है तो आपके प्रोडक्ट के बारे में भी होनी चाहिए, और ये इन्फॉर्मेशन आप अवेलेबल कराते हो विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो इस तरह से जब आप एडवर्टाइजमेंट को फोकस करते हो तो कॉम्पिटिशन को आप इजिली फाइट कर लेते हो और मार्केट में अपनी पोजीशन को सस्टेन कर लेते हो। ठीक, एंड द लास्ट वन इज टू रिमाइंड। ये लास्ट सेकेंडरी फंक्शन है। रिमाइंड का मतलब होता है कि मार्केट में कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के बारे में ना भूल जाए, क्योंकि नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लगातार अवेलेबल होते हैं, नई नई कंपनी आती रहती है, वो अपने प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराती हैं। तो आप पुराने जब प्रोड्यूसर हो जाते हो, ओल्ड प्रोड्यूसर हो जाते हो मार्केट के अंदर, तो अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर्स को लगातार ये रिमाइंड कराते रहते हो एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर कि आपके प्रोडक्ट में वो सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जो उनके एग्जिस्टिंग नीड्स को कंप्लीट कर सकते हैं। So these all are the different secondary functions of advertising. The third other functions of advertising, इसमें पहली कैटेगरी आती है साइकोलॉजिकल फंक्शंस। साइकोलॉजिकल लेवल पर ये एक पर्टिकुलर रोल प्ले करता है। क्या इसका रोल रहता है साइकोलॉजिकल लेवल पर? सबसे पहला रोल है इसका अट्रैक्शन, कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अट्रैक्ट करना, क्योंकि सबसे पहला काम क्या होता है, इस तरह से एडवर्टाइजमेंट को डिजाइन किया जाता है जिससे कि कंज्यूमर्स का जो अटेंशन है वो प्रोडक्ट की तरफ हो जाए और उन्हें प्रॉपर्ली वो अट्रैक्ट कर सके। दूसरा फंक्शन है इसका, द सेकंड फंक्शन इज मोटिवेशन। अट्रैक्शन के बाद कंज्यूमर्स को मोटिवेट करना,
उनके बिहेवियर को इस तरह से रिइंफोर्स करना जिससे कि वो प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड हो जाए, ये इसका सेकंड फंक्शन होता है। थर्ड वन होता है क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस अबाउट द प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट के बारे में डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए, उसकी फीचर्स के बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए उनके कॉन्फिडेंस को क्रिएट करता है, और उस कॉन्फिडेंस के बेसिस पर उन्हें कंपेल कर देता है कि वो प्रोडक्ट को परचेज करें। ये कहलाता है इसका साइकोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है। सेकेंड वन इज द सोशल फंक्शन। सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस को फॉलो करता है, जैसे एंटरटेनमेंट। एडवर्टीजमेंट में जितने भी कॉपीज़ को डिजाइन किया जाता है उनको बहुत एंटरटेनिंग वे में डिजाइन किया जाता है। जैसा कि आप देखते हो टेलीविजन पर डिफरेंट कंपनीज के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, तो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को फोकस करते हैं और उसके बेसिस पर एडवर्टीजमेंट को डिजाइन करते हैं जो बहुत एंटरटेनिंग होते हैं, और जिसके बेसिस पर कंज्यूमर्स क्या करते हैं, जब उन्हें देखते हैं तो उनको वो एंजॉय करते हैं। तो एक तरीके से ये एंटरटेनमेंट का एक प्रॉपर मीडियम भी बन जाती है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा है नॉलेज को इंक्रीज करना। सोसाइटी में पब्लिक की नॉलेज को लगातार इंक्रीज करते हैं बाय प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट्स। तो डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करती हैं, तो इस तरीके से उनकी नॉलेज लगातार इंक्रीज होती चली जाती है। नेक्स्ट वन इज द हैप्पी एंड कंफर्टेबल लाइफ। एडवर्टीजमेंट के बेसिस पर ये ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में कंज्यूमर्स को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं जिनको यूज करके कंज्यूमर्स अपने लाइफ को बहुत ईजी गोइंग और कंफर्टेबल बना सकते हैं और हैप्पी भी हो सकते हैं उनको परचेज करने के बाद और कंज्यूम करने के बाद। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एडवर्टीजमेंट के बेसिस पर अवेलेबल होती है कंज्यूमर्स को, जिसके बेसिस पर उनकी लाइफ बहुत हैप्पी हो जाती है और कंफर्टेबल हो जाती है। नेक्स्ट फंक्शन इज कन्वीनियंस इन बाइंग। सबसे बड़ी बात क्या है कि परचेज करना बहुत आसान हो जाता है कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में जो भी फीचर्स अवेलेबल कराए जाते हैं प्रोडक्ट्स के, उनको कंपेयर करके कंज्यूमर्स इजी वे में उस पर्टिकुलर ब्रांड को परचेज कर सकते हैं जो उनकी नीड को एग्जैक्टली और कंप्लीटली कंप्लीट करने में कैपेबल होता है। एंड द लास्ट वन इज द सेविंग इन टाइम्स। टाइम बचता है। एडवर्टीजमेंट में आपने देख लिया कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, माइंड में आपने सेटअप कर लिया, कंपेयर कर लिया, और सेटअप करने के बाद आपने एक ब्रांड को सिलेक्ट कर लिया जिसको आपको परचेस करना है। आप मार्केट में जाते हो, उस ब्रांड को परचेस कर लेते हो और इस तरह से अपना पूरा टाइम बचा लेते हो। ठीक है, तो ये तो हुआ सोशल फंक्शंस। अब हम बात करेंगे अबाउट द इकोनॉमिक फंक्शंस। क्या क्या इकोनॉमिक फंक्शंस है एडवर्टीजमेंट के? द वेरी फर्स्ट इकोनॉमिक फंक्शन इज एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। क्योंकि हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो एडवर्टीजमेंट है उसका प्राइमरी फंक्शन होता है सेल्स को इंक्रीज करना, और जब लगातार सेल्स इंक्रीज होती चली जाती है तो फर्म का जो प्रोडक्शन है वो भी लगातार इंक्रीज होगा, और बढ़े हुए प्रोडक्शन के बेसिस पर फर्म को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है और उसकी कॉस्ट पेमेंट लगातार कम होती चली जाती है। नेक्स्ट एडवांटेज है कंज्यूमर्स के लिए। जब कोई भी फर्म इंक्रीज्ड या लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बेसिस पर अपने प्रोडक्शन को फॉलो करती है तो उसकी कॉस्ट पर यूनिट लगातार कम होती है, और उस घटी हुई कॉस्ट के बेसिस पर वो कम प्राइस में अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराता है। तो ये फ़ायदा हो गया कंज्यूमर्स के लिए। और तीसरा फायदा रहता है न्यूज़पेपर्स की इनकम बढ़ती है, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग के बेसिस पर डिफरेंट कंपनीज अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करती है, अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज करती हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एडवर्टाइज करती हैं, अपनी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करती हैं, जिसके बेसिस पर न्यूज़पेपर्स की इनकम बढ़ती है क्योंकि पेमेंट मिलेगा उनको। जब एडवर्टीजमेंट को ये रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी कंपनी के तो उसके बदले में इन्हें पेमेंट मिलता है, तो उससे इनकी इनकम लगातार इंक्रीज होती चली जाती है। तो इस तरह से ये अदर फंक्शंस में काउंट होते हैं ऑफ एडवर्टाइजिंग। ओके, थैंक यू।